लखनऊ में गिरधारी नाम का एक चौकीदार रहता था। गिरधारी रात में ड्यूटी करता था और दिन में सोता था। पापा उठ जाइए, 7 बजने वाले हैं। क्या सुबह हो गई? सुबह नहीं हो गई, शाम हो गई। अरे हाँ, इस समय तो मैं रात में ड्यूटी कर रहा हूँ। गिरधारी रात 8 बजे घर से निकल जाता और रात भर लखनऊ की एक वीआईपी कॉलोनी में चौकीदारी करता। सोते रहो, क्योंकि चौकीदार गिरधारी सिंह जाग रहा है। गिरधारी सुबह 8 बजे अपने घर पहुंचता। मैं सोने जा रहा हूँ। पहले कुछ खा तो लीजिए, उसके बाद सोइएगा। रात की ड्यूटी क्या शुरू हुई, आपने तो खाना पीना ही बंद कर दिया है। अभी मेरी उम्र है, मैं दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए ना। एक ही बच्चे को पालना लोहे के चने चबाने जैसा है। अगर 2 बच्चे हो गए तो फिर मुझे दिन रात दोनों शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। फिर पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। इसीलिए जितना मिला है उसी से संतुष्ट रहने में भलाई है। जनसंख्या तो तुम देख ही रही हो, पैर रखने की भी जगह नहीं है पृथ्वी पर। दीपक कहाँ है? छत पर है, 4 नए गमले लेकर आया है, पौधे लगा रहा है। गिरधारी के बेटे दीपक को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। उसने छत पर 50 गमले इकट्ठे कर लिए थे। दीपक, तुम पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं और पूरी छत को पौधों से भर रखा है। कुछ दिनों बाद छत पर पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी। पापा, आप कोई छोटा सा प्लॉट खरीद लीजिए ना। गमले में पौधे बहुत बड़े नहीं हो पाते। मुझे धरती में पौधे लगाने हैं। बेटा, अगर प्लॉट खरीदने के ही पैसे होते तो हम अपना मकान ही अच्छा करवा लेते। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। तुम्हारा सारा टाइम इन पौधों की देखभाल में निकल जाता है। पेड़ पौधों में कुछ नहीं रखा है। अगर पढ़ाई करोगे तो कामयाब बनोगे, पैसे कमा पाओगे, अमीर बन पाओगे। अगर तुम फेल हो गए तो एक क्लास की फीस बार बार देने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। अब नीचे जाकर किताब लेकर बैठो। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक लड़की गिरधारी के घर आई। अरे रचना बिटिया, तुम? हाँ चाची, दीपक मेरी सहेली की एक किताब चुरा लाया है। किताब चुरा लाया है? हाँ, परसों मैंने बंदर भगाने के लिए दीपक को अपने घर बुलाया था। मैं अपनी सहेली से नर्सरी मैनेजमेंट यानी पेड़ पौधों के रखरखाव की एक किताब पढ़ने के लिए लाई थी। परसों से ही वो किताब गायब है। आज सुबह मैंने आपकी छत पर दीपक को वो किताब पढ़ते हुए देखा। बुलाइए उसे। दीपक, यहाँ आओ। जी पापा। क्या तुमने रचना दीदी के घर से कोई किताब चुराई थी? हाँ, ये रही किताब। दरअसल मुझे नहीं पता था कि पौधों के रख रखाव पर किताबें भी होती हैं। मुझे ये किताब दिखी तो मैं उठा लाया। तुम झूठे हो, मेरी किताब वापस करो। रचना अपनी किताब छीनकर ले गई। दीपक, तुमने तो आज हमें शर्मसार कर दिया। अब तुम चोरी भी करने लगे। अपने सिलेबस की किताबें पढ़ी नहीं जाती और फालतू की किताबें दूसरों के घर से चोरी करके ला रहे हो। अगर आगे से ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हारे सारे गमले कचरे वाले को दे दूंगा। अपने पिता की डांट सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए। दोपहर में दीपक ने खाना भी नहीं खाया। दीपक बेटा, दरवाजा खोलो। आज मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। मैं नहीं खाऊंगा खाना। आपने उसे इतनी बुरी तरह से क्यों डांट दिया? अब देखिए, खाना भी नहीं खा रहा है वो। तुम उसकी हरकत नहीं देख रही हो? अरे किताब ही तो चुरा कर लाया था, कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई? अरे किसी के घर में डाका तो नहीं डाल कर आया ना। वो रचना जब छोटी थी तो हमारे घर से खिलौने उठा कर ले जाया करती थी। मैं तो कभी उसके घर शिकायत करने नहीं गई। हमारा बेटा एक किताब क्या उठा कर ले आया, पहाड़ ही टूट पड़ा। अगले सप्ताह दीपक का बर्थडे है, किसी अच्छे उपहार का लालच देकर मनाइए उसे। दीपक बेटा, दरवाजा खोलो। अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा गिफ्ट ला कर दूंगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मनी प्लांट का पौधा चाहिए। बोलिए, ला कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मनी प्लांट ले आऊंगा और नर्सरी मैनेजमेंट की एक नई किताब भी लेकर आऊंगा। गिरधारी जिस कॉलोनी में चौकीदारी करता था उस कॉलोनी में एक बंगला था। उस बंगले की दीवार पर मनी प्लांट फैली हुई थी। गिरधारी उस बंगले में गेट कीपर को जानता था। राम राम दीनदयाल।
अरे राम राम गिरधारी भाई। क्या तुम मुझे मनी प्लांट दे दोगे? मुझे मेरे बेटे को जन्मदिन पर देना है। मैं साहब से पूछ कर दे दूंगा। जरा सी मनी प्लांट के लिए भी तुम्हें पूछना होगा। हाँ, अग्रवाल साहब पौधों का बहुत ध्यान रखते हैं। अगले दिन गिरधारी फिर दीनदयाल के पास पहुंचा। ये लो मनी प्लांट, जल्दी से जाकर गमले में गाड़ दो या पानी में रख लेना, वरना मुरझा जाएगी। बर्थडे वाले दिन गिरधारी ने छुट्टी ले ली थी। वो मनी प्लांट, केक और किताब लेकर घर पहुंचा। ये लो तुम्हारी मनी प्लांट और किताब। रात में जब दीपक सो गया तो काजल ने गिरधारी से कहा, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, धैर्य से सुनिएगा, विचलित मत होइएगा। दीपक मैथ के टेस्ट में फेल हो गया है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। आप नर्सरी का कारोबार शुरू करने में उसकी मदद कीजिए ना। क्या तुम पागल हो गई हो? उसने तो अभी 12th भी पास नहीं की है। उसे पेड़ पौधों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। हमें जबरदस्ती उसे स्कूल की किताबों में सिर मारने पर मजबूर नहीं करना चाहिए जी। बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर कोई नौकरी हासिल कर लेते हैं और जिंदगी को बोझ की तरह ढोते रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी ऐसा करे। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे मौसा का श्यामगंज वाले रोड पर खेत है, मैं उनसे बात कर लूंगी। उस रोड पर नर्सरी खुलवा दीजिए उसके लिए। अगले दिन जब काजल और गिरधारी ने दीपक को नर्सरी के विचार के बारे में बताया तो दीपक बहुत खुश हुआ। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। ज्यादातर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ें। ऐसे बहुत कम माता पिता होते हैं जो बच्चों की खुशी के हिसाब से उन्हें अपना करियर डिसाइड करने दे। दीपक ने अपने 50 गमलों से नर्सरी शुरू की। अपनी मेहनत से उसने कुछ ही महीनों में 200 पौधे कर लिए। एक दिन दीपक कुछ ग्राहकों से बात करने में व्यस्त था, तभी एक कार सीधे नर्सरी में घुस गई और उसने कई सारे गमले तोड़ दिए। क्या आपको दिखाई नहीं देता? बाहर साफ साफ लिखा है कि वाहनों को नर्सरी में लेकर ना आए। मेरा नाम हरे कृष्ण अग्रवाल है। मैं गंदी जगह पर पैर नहीं रखता। मेरे 1 लाख के जूते गंदे हो जाएंगे। तुम्हारी नर्सरी में कई जगह कीचड़ है। आपने मेरे कई सारे गमले तोड़ डाले। इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो कितने रुपए मैं तुम्हारे मुंह पर मारूं? और मुझे कुछ पौधे भी चाहिए। सबका बिल जोड़ के बता दो। मैं आपको पौधे देना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया है कि ग्राहक भगवान समान होता है, इसीलिए मैं बस अपना कर्तव्य निभाऊंगा। दीपक ने सारे पौधे हरे कृष्ण की कार में रख दिए। 3000 रुपए हुए आपके। 3000 तो मैं ऐसे ही भिखारियों को दान कर देता हूँ। ये पकड़ो। हरे कृष्ण ने दीपक की तरफ पैसे फेंक दिए। आपको बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। तमीज दिखाना छोटे लोगों का काम है। मेरी शहर में सबसे बड़ी बेकरी है जिसका नाम है कृष्णा बेकरी। शहर में सबसे ज्यादा बर्थडे केक मेरे बिकते हैं। तुम जैसे 20 नौकर काम करते हैं मेरे यहाँ। इस कार की कीमत 30 लाख रुपए है। मैं क्यों तमीज से बात करूं तुमसे? हरे कृष्ण ने कार बैक की ओर तेजी से मोड़कर चला गया। ये वही हरे कृष्ण अग्रवाल था जिसके घर से मनी प्लांट लाकर गिरधारी ने दीपक को दी थी। दीपक उस दिन घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ दीपक, आज तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, क्या तमीज दिखाना केवल छोटे लोगों का काम है? नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कह दिया? दीपक ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। वो कितना भी बड़ा आदमी हो बेटा, उसका घमंड एक न एक दिन जरूर टूटेगा और उसे पछतावा होगा। तुम्हारी मनी प्लांट अभी भी छत पर ही रखी है, उसे भी नर्सरी में क्यों नहीं ले जाते? हाँ, मैंने उसका अरेंजमेंट कर लिया है। कल मैं मनी प्लांट ले जाऊंगा। अगले दिन दीपक ने मनी प्लांट को अपनी नर्सरी में लगा दिया। हरे कृष्ण ने जिन पौधों को खराब किया था, दीपक पूरे दिन उन्हें साफ करने और दोबारा लगाने में लगा रहा। शाम होने पर दीपक ने फोन करके अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं नर्सरी में ही सोऊंगा, हवा अच्छी चल रही है। दीपक ने मनी प्लांट के ऊपर ही खटिया बिछाई और सो गया। सुबह जब दीपक सोकर उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मनी प्लांट पर बहुत बड़े बड़े पत्तों की बेल उगाई थी
और हर पत्ते पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। इतने सारे केक, ये क्या हो गया? दीपक ने फोन करके अपनी माँ को नर्सरी में बुलाया। कल तक ये मनी प्लांट साधारण थी, इसके पत्ते छोटे थे और केक वगैरह कुछ भी नहीं आए थे, लेकिन आज अचानक इसके पत्ते बड़े बड़े हो गए और इन पर केक आने लगे। चलो इन केक को हम खा लेते हैं, कम से कम आज का खाना बनाने से तो फुर्सत मिलेगी। दीपक और काजल ने पेट भरकर केक खाया। काजल कुछ केक गिरधारी के लिए भी ले गई। वाह, आज तो मजा आ गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इतने सारे केक खाने को मिलेंगे। अगले दिन जब दीपक सोकर उठा तो उसने देखा कि मनी प्लांट पर दर्जनों केक फिर से आ गए हैं। अरे नहीं, ये तो मुसीबत हो गई। दीपक ने केक की समस्या को अपनी मम्मी पापा से डिस्कस किया। अब तो एक ही उपाय है, इन केक को बेचा जाए। इतने सारे केक हम खा नहीं सकते। एक दुकान बाजार में किराए पर ले लेते हैं। दीपक, तुम सुबह को नर्सरी और शाम को केक का कारोबार संभालना। इत्तेफाक से दीपक ने बाजार में हरे कृष्ण अग्रवाल की कृष्णा बेकरी के सामने ही एक दुकान किराए पर ली और बहुत सस्ते दामों में केक बेचने लगा। धीरे धीरे दीपक के ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। दीपक ने अब एक कार भी खरीद ली और एक नौकर भी रख लिया। ये तो वही नर्सरी वाला लड़का है, लेकिन ये इतने सस्ते केक लाता कहां से है? एक दिन जब दीपक दुकान पर नहीं था तो हरे कृष्ण ने दीपक के नौकर से पूछा, वो छोकरा केक लाता कहां से है? क्या उसके पास मुझसे भी बड़ी फैक्ट्री है? नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। ये केक उनकी नर्सरी में मनी प्लांट के पत्तों पर आते हैं। हरे कृष्ण अगले दिन सुबह सुबह नर्सरी पहुंचा और दीपक से कहा, मुझे केक देने वाले मनी प्लांट की एक बेल चाहिए। ये बहुत महंगी है। ज्यादा मत बोलो, बस अपनी कीमत बताओ। 1 लाख की एक बेल। हरे कृष्ण ने 1 लाख का चेक देकर दीपक की तरफ फेंका और बेल लेकर चला गया। गेटकीपर दीनदयाल ने हरे कृष्ण के हाथ में बेल देखी तो उसने पूछा, साहब, क्या आप बड़े बड़े पत्तों वाले ये मनी प्लांट दीपक नाम के लड़के की नर्सरी से लाए हैं? तुम्हें कैसे पता? दीपक के पिता गिरधारी सिंह इस कॉलोनी के चौकीदार हैं। आपको याद है, कुछ महीने पहले मैंने आपसे मनी प्लांट की एक बेल मांगी थी। वही बेल नर्सरी की धरती में बड़े बड़े पत्तों के साथ केक दे रही है। अच्छा, वो लड़का मेरी ही मनी प्लांट से अमीर बन रहा है। अब मैं भी मनी प्लांट से केक उगाऊंगा। हरे कृष्ण ने मनी प्लांट को मिट्टी में गाड़ दिया और अगले दिन सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो रात भर चैन से सोया भी नहीं। अगले दिन उसने देखा कि बड़े पत्तों वाले मनी प्लांट छोटे पत्तों वाले साधारण मनी प्लांट बन गए हैं और उसमें कोई केक भी नहीं आया है। हरे कृष्ण गुस्से में दीपक के पास पहुंचा। ये मनी प्लांट तो साधारण मनी प्लांट जैसी हो गई, इसमें केक वेक कुछ नहीं निकला। तो ठीक है, अपना चेक वापस ले जाइए। नहीं, मुझे एक और बेल दे दो। हरे कृष्ण दूसरी बेल ले गया, लेकिन उससे भी कोई केक नहीं निकला। दीपक केक बेच बेच कर अमीर हो गया। उसने बहुत बड़ी बेकरी शॉप खोल ली। हरे कृष्ण की सेल इतनी गिर गई कि उसे अपने सारे नौकर हटाने पड़े। वो अकेला ही दुकान में रह गया। ये लड़का मेरी मनी प्लांट से अमीर बना है, मैं इसकी पूरी नर्सरी को तबाह कर दूंगा। हरे कृष्ण एक रात रोलर लेकर नर्सरी में घुस गया और सारे गमले तोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मनी प्लांट के ऊपर रोलर चढ़ाया, मनी प्लांट के पत्ते किसी सांप की तरह रोलर को लपेटने लगे। धीरे धीरे मनी प्लांट ने हरे कृष्ण के पूरे शरीर को लपेट लिया। मनी प्लांट की बेल हरे कृष्ण का गला घोटने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे याद आ गया, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैं इतना घमंडी हो गया था कि मैंने दूसरों को इंसान समझना ही छोड़ दिया था। हे मनी प्लांट, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा और सबका सम्मान करूंगा। तब मनी प्लांट हरे कृष्ण के शरीर से हटना शुरू हुई और हरे कृष्ण की सांस में सांस आई। अगले दिन हरे कृष्ण ने दीपक से हाथ जोड़कर माफी मांगी
और टूटे हुए गमलों के पैसे देकर चला गया। ललित एक बड़ी बेकरी में काम किया करता था। वो केक और बिस्किट्स बनाया करता था। सर चॉकलेट केक्स तैयार है, अब बटर स्कॉच पेस्ट्रीज तैयार करूं? अरे नहीं नहीं, आजकल बटर स्कॉच पेस्ट्रीज की डिमांड कम हो गई है। अब से हम एक दिन छोड़ के एक दिन बटर स्कॉच पेस्ट्रीज बनाएंगे। ओके ठीक है सर। एक काम करो, तुम अब चॉकलेट केक्स बना लो। ठीक है सर। धीरे धीरे बेकरी का काम कम होने लगा था और कुछ गिने चुने ही प्रोडक्ट ललित बनाया करता था। समय के साथ बेकरी का मुनाफा घट गया और अब बेकरी के मालिक ने बेकरी को बंद करने का निर्णय ले लिया। ललित, तुम तो जानते हो धंधे में मंदी है, मुनाफा निकल ही नहीं रहा, इसीलिए अगले हफ्ते से हम ये बेकरी बंद कर रहे हैं। तुम कहीं और काम ढूंढ लो, ठीक है? ये सुनकर ललित का मन बैठ गया। कितनी मुश्किल से उसे इस बेकरी में नौकरी मिली थी और अब बेकरी ही बंद हो रही थी। उस दिन ललित मायूस घर लौटा। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं यार, इतनी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी, अब ये भी जा रही है। पर क्यों? अरे बेकरी का धंधा कम हो गया है, इसलिए मालिक बेकरी बंद कर रहे हैं। ये हफ्ता आखिरी है यार। हे राम, अब क्या होगा? और क्या होगा, फिर से काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना होगा। उम्मीद है आपको जल्द ही नौकरी मिल जाए, क्योंकि कुछ दिनों में बच्चों की स्कूल शुरू होने वाली है, फिर उनकी फीस वगैरह। हाँ हाँ मुझे याद है। ललित और दर्शना दोनों परेशान थे। अगले दिन ललित नौकरी की तलाश में एक दूसरी बेकरी में गया। सर क्या आपके यहाँ कोई वैकेंसी है? मुझे केक बिस्किट बनाने में 10 सालों का तजुर्बा है। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है। ठीक है सर। ललित उदास होकर यहाँ से चला गया। वो अपने काम पर गया और भारी मन से काम करने लगा। आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन था। कल से वो बेकरी बंद होने वाली थी। पूरा दिन काम करने के बाद शाम में वो मैनेजर के पास गया। ललित, ये लो तुम्हारा अभी तक का हिसाब। क्या तुम्हें कोई और नौकरी मिली? नहीं सर। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं बात करता हूँ, तब तक तुम भी देखते रहो। उम्मीद है तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। जी सर ठीक है। ललित अपनी पगार लेकर घर पहुंचा। उसने वो पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। ये लो, इस बार थोड़ा तंगी से पैसे खर्च करना, अब पता नहीं कब नौकरी मिलेगी। दर्शना को समझ आ गया था कि ललित बहुत ही उदास है। ललित कई और बेकरियों में काम ढूंढने गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। आखिर वो थक हार कर घर लौट आया। पापा आ गए, पापा आ गए। बच्चे खुश थे। वो काफी समय से ललित के लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? आज मयंक का बर्थडे है, तो बच्चे आपकी राह देख रहे थे कि आप आओगे और केक बनाओगे। मैंने कहा था इन्हें कि शायद आज आप केक ना बना पाओ। अरे मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं केक क्यों नहीं बना पाऊंगा? केक की सामग्री के लिए भी तो ज्यादा पैसे चाहिए ना। अरे आज मैं सस्ती चीजों से बढ़िया केक बनाऊंगा, तुम सब देखते रह जाओगे। हाँ। ललित ने कुछ सामग्री इकट्ठी की और केक बनाना शुरू कर दिया। बच्चे गौर से उसे देख रहे थे। ललित ने केक का बैटर मिलाया, उसमें शक्कर और कुछ और चीजें डाली और फिर इस बैटर को एक प्लेट में डाल दिया। पापा, हम केक कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो भट्टी है ही नहीं। अरे भट्टी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास कढ़ाई और नमक तो है ना। ललित ने कढ़ाई में नमक भर दिया और उसमें वो केक की प्लेट रख दी और ऊपर से ढक्कन रख दिया। अब 20 मिनट में केक तैयार। बच्चे घड़ी के कांटे पर नजर गड़ाए बैठे थे। केक की सुगंध पूरे घर में फैल चुकी थी। जैसे ही 20 मिनट हुए, ललित ने ढक्कन हटाया और उनका केक तैयार था। ललित ने वो केक दूसरी प्लेट में निकाल लिया और फिर वो मैदे में शक्कर घोलकर क्रीम बनाने लगा।
और फिर स्क्रीन को केक पर सजा दिया। देखो तैयार हो गया बढ़िया केक। पर पापा, आपने तो इसमें सारी घर की ही चीजें इस्तेमाल की। हाँ बेटा, इसीलिए तो ये सस्ता और किफायती है। खैर ये सब छोड़ो, अब मयंक का बर्थडे केक काटते हैं। आओ आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मयंक, हैप्पी बर्थडे टू यू। मयंक ने अपना बर्थडे केक कट किया और सबको खिलाने लगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। पूरे परिवार ने वो केक बड़े चाव से खाया। ये केक आपने बहुत ही कम सामग्रियों में बनाया, इसलिए इसको बनाने में खर्चा भी कम होगा ना? हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं सोच रही हूँ आप ऐसे ही केक बनाकर बेचे। बड़ा केक 100 रुपए और इस केक की पेस्ट्रीज बनाकर 1 रुपए में। क्या? छोटे छोटे केक की पेस्ट्रीज बनाकर 1 रुपए में बेच सकते हैं स्कूल के बाहर। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगी। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ये तो मैं कर ही सकता हूँ। वैसे भी कल से स्कूल शुरू होने वाला है। तो कल से ही इस 1 रुपए वाले केक को हम लोग बेचना शुरू करेंगे, ठीक है? ललित को पैसे कमाने का नया जरिया मिल गया। अगली सुबह ललित ने घर में केक बनाना शुरू किया, कड़ाही में, और उस केक के छोटे छोटे टुकड़े भी काट लिए और उन सब को बड़े पतरे के डिब्बे में रख दिया। ये डिब्बा लेकर वो स्कूल के पास पहुंचा। आओ बच्चों, आओ आओ, 1 रुपए का केक, 1 रुपए का केक, 1 रुपए का केक, आओ आओ। 1 रुपए का केक सुनकर बच्चे ललित के पास दौड़ पड़े। एक केक दो ना अंकल, मुझे भी देना। बच्चे ललित को पैसे देते गए और केक खरीदते गए। कुछ ही मिनटों में सारा का सारा केक खत्म हो गया। ललित ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। वो खुश था। अगले दिन उसने ज्यादा केक बनाया और वो केक भी हाथों हाथ बिक गए। फिर ये सिलसिला चलता रहा और देखते ही देखते ललित ने अपनी खुद की बेकरी खोल ली। उसके 1 रुपए वाले केक ने उसकी जिंदगी को नया पड़ाव दे दिया। कहाँ वो नौकरी की तलाश में था और कहाँ अब उसकी बेकरी में दूसरे लोग नौकरी कर रहे थे। ये पूरा सफर बस 1 रुपए वाले केक की वजह से तय हुआ। 1 रुपए वाला केक ललित की सफलता का रास्ता था।